डॉक्टर जवेरिया नवीद साहिबा, वहाँ तो अवेयरनेस भी है अमेरिका में, वहाँ इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया जाता है, लेकिन आए दिन यहाँ ख़बरें हम देखते हैं मीडिया पे कि किसी स्कूल में अटैक हो गया, किसी कॉलेज में अटैक हो गया, किसी सुपर स्टोर पे अटैक हुआ, जानें चली जाती हैं। तो फिर मसला वहाँ भी एग्जिस्ट इसी तरह कर रहा है जैसे हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो, दिन ब दिन मेंटल बीमारियां जो हैं जैसे या साइकोलॉजिकल बीमारियां जो हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। और यहाँ पे भी बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, यहाँ पे भी लोग इसको, कुछ लोग स्टिग्मेटाइज करते हैं, इसको टैबू समझते हैं, कुछ लोग नहीं जाते साइकेट्रिस्ट के पास या वो हेल्प नहीं लेते मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से। तो यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम उसी तरह एग्जिस्ट करता है। और हमारे अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको खुद अंदाजा नहीं होता कि वो किसी मेंटल इलनेस का शिकार हैं, और उनको बहुत सालों लग जाते हैं ये पता लगाते हुए कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है और उसके लिए मुझे हेल्प चाहिए। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बड़ों को अंदाजा ही नहीं होता बहुत सालों तक कि उनको दे नीड हेल्प। कैसे उनको इनकरेज किया जाए, कैसे उनको राज़ी किया जाए, या एक इंडिविजुअल अपने आप को कैसे डॉक्टर साहिबा राज़ी करे कि मुझे ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत है टैबूज़ के होते हुए, बट मुझे कंसल्ट करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि उस इंडिविजुअल से ज्यादा हमें अवेयरनेस देनी होगी उसके इर्द गिर्द के लोगों को, ताकि वो साइंस एंड सिम्टम्स पहचान सकें जो उनको लगे कि ये नॉर्मल नहीं है या ये पेशेंट जो है वो किसी मेंटल हेल्थ इलनेस का शिकार हो रहा है और इसको हेल्प चाहिए, तो अब हमें इसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। और उसके बाद जो आपका दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, आपके यहाँ पे हम उनको प्राइमरी केयर डॉक्टर्स कहते हैं, आई एम श्योर पाकिस्तान में भी हम लोग के जो जनरल डॉक्टर्स होते हैं उनको ये अवेयरनेस और उनको मजीद इस चीज की एजुकेशन देनी होगी कि वो ये साइंस एंड सिम्टम्स इमीडिएटली रिकग्नाइज कर सकें और फिर उन पेशेंट्स को साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर कर सकें। न्याय साहब, ये अक्टूबर का महीना एक तो पिंक रिबन के हवाले से वाकई यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ होती रही, लेकिन मेंटल हेल्थ डे भी मनाया गया। अदरवाइज़ तो कोई ऐसी अवेयरनेस नहीं है। आपने ख़ुद भी कहा स्टिग्मेटाइज्ड हैं, डॉक्टर साहिबा भी कह रही हैं। तो फिर कैसे लोगों को इनकरेज किया जाए कि हाँ आप जाएं, आप कंसल्ट करें, आप बातचीत करें, आप ट्रीटमेंट लें, जो भी हो। देखिए जी, सिंपल सी बात यह है कि हमें इसको, जैसे हमने ब्रेस्ट कैंसर के साथ भी स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया हुआ है और हम वेरी अर्ली स्टेजेस में स्कूल्स के अंदर जाके उसका अवेयरनेस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें हमें भी एट वेरी यंग स्टेज हमें इसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी और हमें एक चीज़ बताना पड़ेगी, इट्स ओके टू गेट हेल्प। यानी हमें क्या नाम है जो है लोगों को ये बताना पड़ेगा कि इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई शर्म नहीं कि अगर आप जाके किसी से मदद मांग लें अगर आपको किसी किस्म की परेशानी हो। मेंटल हेल्थ का एक चैलेंज ये होता है कि इसके कोई डायरेक्ट सिम्टम्स नहीं होते, इसके हर शख्स के मुख्तलिफ सिम्टम्स के ज़रिए ये उजागर होता है। कोई गुस्सा, कोई पे डिप्रेशन, कहीं पे एंजाइटी, कहीं पे PTSD के शक्ल में पोस्ट ट्रामा। वो क्या होती है PTSD? वो एक बीमारी होती है जो ट्रॉमा के बाद आपको मुख्तलिफ अशकाल के अंदर क्या नाम है आपके सामने आपको क्रिएट करती है एंजाइटी को जो है उसमें। तो हमें ये देखते हुए हमें जो है इसलिए इसकी अवेयरनेस बेसिक लेवल से शुरू करनी पड़ेगी। और अनफॉर्चुनेटली जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा, हमारे जो प्राइमरी हेल्थ, आप भी जानते हैं, आपने भी बहुत शो भी किए हुए हैं कि हमारी बहुत बड़ी चैलेंज है। हमारी ट्रशरी केयर लेवल पे तो ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन प्राइमरी केयर पहले मौजूद नहीं है, ग्रास रूट पे मौजूद नहीं है। फिर उस पर ये डिपेंडेंट करना साइकाइट्री या साइकोलॉजिकल हेल्प वहाँ पे देना, और फिर हमारे पास जैसे मैंने जिक्र किया डॉक्टर भी नहीं है कि हम इसको आगे फैसिलिटीज़ भी नहीं। तो ये मल्टी लेवल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर मेंटल हेल्थ को टैकल करने के लिए। डॉक्टर वकार अहमद साहब, बात आ गई कि प्राइमरी लेवल पर, बेसिक लेवल पर, यानी तालीमी इदारों में, यानी इब्तदाई तौर पर अगर ये एज आ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता तो कम अज़ कम इसकी अवेयरनेस तो होनी चाहिए। एज एन एजुकेशनिस्ट आप क्या सोचते हैं, आप क्या रिकमेंड करते हैं? सर, पहली बात तो ये कि देखिए, अब अगर अच्छे स्कूल देखें तो आप हर जगह पे आपके पास एक लर्निंग सपोर्ट ऑफिसर होता है या हेड ऑफ लर्निंग सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है पूरा, जो कि किसी भी बच्चे को जिसको लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही हों उसको सपोर्ट किया।
चाहे वो आपका मींस ADHD ऑटिज्म आ जाए या आपको जर्नल आ जाए। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लर्निंग सपोर्ट ऑफिसर्स जो हैं और लर्निंग सपोर्ट सिस्टम जो है वो अपने स्कूलों में जो है वो प्लेस करना पड़ेगा, ताकि पहले तो वो बच्चे आइडेंटिफाई हों जो कि उन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वो किसी डॉक्टर के पास जाएं। द बेस्ट प्लेस, जिस तरह डॉक्टर जवेरिया साहब ने भी कहा, इस प्राइमरी प्लेस, यानी आप अगर स्कूलों में और कॉलेजेसों में इस तरह के लर्निंग सपोर्ट डिपार्टमेंट्स और इस तरह के लोग बिठा देंगे जब और उस ऑन टॉप ऑफ इट एक्चुअली हमें टीचर्स को भी अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि वो उन उन बच्चों को पिन पॉइंट कर सकें या उन बच्चों की थोड़ी सी डिफिकल्टी अंडरस्टैंड करके उनको लर्निंग सपोर्ट के पास भेजा जाए। अब मैं देख रहा था एक जगह पे एक स्कूल ने लिखा हुआ जी स्पेशल नीड ऑफिसर। अब जब स्पेशल नीड लिखेंगे ना तो वही बात है यार, पागला ने डॉक्टर को जा रहे हैं। यानी कि आप जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, जी अब आप हाँ, देखें आधे यानी ये स्टिग्मा जो है वाला ना, स्टिग्मा वाला कि जी वो तो पागल है, वो ट्रीटमेंट के लिए गया है। पागलों का डॉक्टर के पास जा रहा है, हाँ। आधे जो है वो दम दरूद कराने निकल जाते हैं। तो वो अवेयरनेस नहीं है, हमारी जो बेसिक अवेयरनेस है ना, जो अवेयरनेस कैंपेन है, वो बिल्कुल हमें हमें स्कूल वैसे लेवल से। जिस तरह डॉक्टर जवेरिया साहिबा ने अमेरिका का हमें बताया, सऊदी अरब में भी कुछ इस तरह की अवेयरनेस है स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, ओवरऑल सोसाइटी में? जी हमारे पास तो बहुत अच्छा सेंटर है। अच्छा। लाइक जिस यूनिवर्सिटी में मैं काम करता हूँ उस पे तो हमारे पास ब्लाइंड लाइन भी है कि जी अच्छा। अगर वो है तो ये सब स्पेशल यूनिट है, अच्छा। स्पेशल नीड का टीमशिप है, वो देखती है। हाँ। इसके अलावा अगर आप स्कूलों में जाओ, स्कूलों में हमारे पास लर्निंग सपोर्ट डिपार्टमेंट्स हैं, और अच्छा। इसके अलावा यहाँ अगर कोई स्वेयर केसेस हैं तो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। और जिस तरह हम अपने लेवल पे देखें तो जो इंटरनेशनल स्कूल्स भी हैं बहुत जगहों पे, उनमें लर्निंग सपोर्ट डिपार्टमेंट है। क्योंकि आप जो स्पेशल किड्स हैं, चाहे वो आइडेंटिफाइड किड्स हैं यानी रिपोर्टेड किड्स, आपको उनका फुल राइट है कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ें। उनको अगर आप स्पेशल नीड के यानी बच्चों के साथ डाल दें, इंक्लूसिव जो कॉन्सेप्ट है वो मौजूद है वहाँ पर। एग्जैक्टली इंक्लूसिविटी है। फिर होता ही है कि फर्ज करें अगर वो डिपार्टमेंट है, अगर उस बच्चे का से पी का पीरियड है, कोई ऐसा पीरियड है जो कि उसका वो नहीं है, उसमें उसको सर्टेन थेरेपीज दे दी जाएगी, चाहे वो स्पीच थेरेपी है अगर उसका जी जी। स्पीच डिले है, अगर उसको ABA चाहिए, जो भी चाहिए, तो उसमें उस तरह की उसको सपोर्ट दी जाती है। तो मेरा ख्याल है हमें भी इसी किस्म के सिस्टम की ज़रूरत है। डॉक्टर एहसन नवीद साहब, आप तो खैबर पख्तूनख्वा में एक बाकायदा मेंटल हॉस्पिटल में काम करते हैं, इंचार्ज भी हैं। ये जो स्टिग्मा की बात हो रही है, ये जो बात हो रही है लोगों को इनकरेज किया जाए, आपका जनरल एक्सपीरियंस क्या रहा है? लोग आते हैं इलाज कराने के लिए या छुपाते हैं, कोई उनको पकड़ के ले आता है? अच्छा, तीन एस्पेक्ट्स पे मैं बात करूंगा। एक तो प्लीज। पहले ये आपका जो सवाल है कि लोगों में क्या, और दूसरा बुनेर के अंदर और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वो, और तीसरा मेंटल हेल्थ पॉलिसी जो KP में अब इनिशिएट हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ KP और पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी के थ्रू। अच्छा, पहले तो ये बात है कि हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर और इवन पाकिस्तान के अंदर जब मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस था पूरे पाकिस्तान के अंदर सन 2000 तक, तो हमारे पास ये राइट था कि अगर हम किसी बंदे को उस स्टेट में देखते हैं कि वो सुइसाइडल है, ठीक है, तो हम उसको बेशक वो कोई वजीर है या फकीर है, राइट था कि हम उसकी जिंदगी बचाने के लिए इनवॉलंटरी एडमिशन हम उसका कर सकते थे। अच्छा, अब क्या हुआ कि आफ्टर द 18th अमेंडमेंट पावर्स जो है प्रोविंशियल हो गई हैं, तो हमें प्रॉब्लम आ रहा है मेंटल हेल्थ एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में KP के अंदर। KP के अंदर ऑब्वियसली ये चैलेंजिंग है कि वी वांट कि मेंटल हेल्थ एक्ट, मतलब जो पहले एक साइकियाट्रिस्ट की जो क्वालिफाइड था एक पावर होती थी कि जो कोई भी बंदा उसके पास विजिट कर रहा है और सुसाइडल है या अगर रिस्क टू अदर्स है, अगर दूसरों को नुकसान दे रहा है, तो उसको वो इनवॉलंटरी एडमिशन वो कर सकता था, और फिर उसको 3 दिनों के बाद अथॉरिटीज को बताना पड़ता था या जज साहब को बताना पड़ता था कि जी मैंने ये इसको किया, वो प्रॉपर जस्टिफाइड तरीके से। तो हमारे पास जो ज्यादातर डिप्रेशन तो खुद वॉक इन करते हैं, तो आते हैं, और ज्यादातर सोमैटिक कंप्लेंट्स के साथ यानी कि सर दर्द के साथ खवातीन बच्चे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा। बच्चों में भी ना जो साइकियाट्रिक डिप्रेशन होती है वो पेट के दर्द में, सर के दर्द में, बॉडी के दर्द में, आंखों में दर्द में, इस तरह आती है। यानी कोई ना कोई उसका जिस्मानी असर होता है उसका, कोई ना कोई। जी जी जी, बच्चों में तो वो प्रेजेंट ही ज्यादातर बॉडी एक्स के साथ और इस तरह हो रही होती है ना, फिर बैक ऑफ द माइंड में जाना पड़ता है और चाइल्ड साइकियाट्रिक असेसमेंट करनी पड़ती है।
इसी तरह जो पोस्ट नेटल डिप्रेशन है, हामला खवातीन पैदाइश के बाद, वो सबसे ज्यादा कॉमन है। कुछ दिनों तक एक नॉर्मल कंडीशन कुछ में हो सकती है, जिसमें वो ठीक हो सकती है, कुछ को पोस्ट नेटल ब्लूज हो जाते हैं, यानी कि बच्चों की पैदाइश के बाद हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कॉमन है। लेकिन अगर वो 2 हफ्ते या हफ्ते से ऊपर हो जाए तो उसको पोस्ट नेटल डिप्रेशन देते हैं, और उसको लिए हमें फिर एडमिट भी करना पड़ता है, इलाज भी करना पड़ता है। ये चीज आ गई। तीसरा, बच्चों में अभी बात हो रही थी, तो दुनिया में हमने देखा कि कहते हैं स्टेटिस्टिक्स के 50 से 100 बच्चों में एक ऑटिज्म का बच्चा होता है। अच्छा। तो वो भी हमारे पास रिपोर्ट करते हैं। ADHD यानी कि जिसको हम कहते हैं एक हाइपर एक्टिव वाली बीमारी की, बच्चा टिक के नहीं बैठ रहा और 2 सेटिंग्स में, स्कूल और घर दोनों के अंदर फुली हाइपर एक्टिव है, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट करते हैं। तो सर, जो जिन लोगों की रियलिटी यानी कि जिंदगी की असलियत के साथ अगर कांटेक्ट उनका है, वो तो खुद आएंगे, लेकिन जो जिनका कांटेक्ट नहीं है, मिसाल के तौर पे जो मैनिक पेशेंट होता है या मेनिया की जो स्टेट होती है, जो बाइपोलर में हमें देखनी पड़ती है, उसमें वो नाउजुबिल्ला बड़े बड़े दावे कर लेते हैं कि जी हम ये हैं, हम वो हैं। नींद उन्हें नहीं आ रही होती, बातें उनकी ज्यादा होती हैं, और 1 हफ्ते से ऊपर अगर ये स्टेट हो तो वो खाना पीना भी अपना खत्म कर चुके होते हैं। इट्स वेरी डेंजरस फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द अदर्स। तो इनमें फिर हमें ऑब्वियसली इनको पहले हम वर्बली पहले हम दबा इंटरवीन करना पड़ता है, यानी हाँ, तो हमें यानी डी एस्केलेशन के प्रिंसिपल, जिस तरह मॉडली की गाइडलाइंस कहती है, इंटरनेशनल वी गाइडलाइंस है। तो पाकिस्तान में भी अगर कोई फॉरेन एग्जाम पास करके आ रहा है, या लोकल CPS भी, जिस तरह हम लोग FCPS के थ्रू मतलब ट्रेन हुए या फॉरेन डिग्रीज की, हमें भी सेम स्टैंडर्ड्स की ऊपर ही करना पड़ता है। तो ज्यादातर तो खुद आते आ रहे होते हैं, अवेयरनेस आ रही होती है। और मजे की बात ये बताऊं आपको, राजा साहब, आप ये देखें कि हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गद्दी नशीन होते हैं, और जो दरबार वाले लोग होते हैं, वो भी अक्सर मरीजों को भेज रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमने देखा है ये जिक्र अस्कार से ये चीज जो है बेहतर होगी, लेकिन अभी जो रहती है हमें लगता है वो बीमारी है। तो उसको हम कहते हैं कल्चरल साइकेट्री। तो ऑब्वियसली हमारा मुल्क है, हमारे लोग हैं, हमारे जो तरीकेकार है, यू कांट आप उनको सिस्टम को खत्म तो आप नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, लेकिन जो है हम उसमें उसको स्ट्रीमलाइन करके बेहतरी ला सकते हैं। डॉक्टर साहब इधर रुकिएगा, इधर